एग्जामगंज के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार के ऐतिहासिक सोर्स के बारे में, उसके पुरातात्विक सोर्स के बारे में अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि बिहार के बारे में हमें जानकारी कैसे कैसे प्राप्त होती है या विद्वानों ने कैसे हमें बिहार के बारे में इसका संपूर्ण इतिहास लिखित रूप में उपलब्ध कराया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, आप स्पष्ट तौर पे देख रहे होंगे कि बिहार जो है इसमें बिहार के इतिहास का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं इस चैप्टर में, और बेसिकली हम लोग इसके सोर्स के बारे में जानेंगे। बिहार का सोर्स क्या है? तो किसी भी देश के राष्ट्र के इतिहास को समझने के लिए दो तरीके का सोर्स होता है। एक होता है पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा होता है साहित्यिक साक्ष्य। तो उसी तरह बिहार के संदर्भ में भी पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य आप देख रहे हैं। तो बिहार के सोर्स को जानने के लिए हम लोग जनरली पुरातात्विक साक्ष्य का सहारा लेते हैं और उसके बाद साहित्यिक साक्ष्य का सहारा लेते हैं। अब देखिए, जब आप पुरातात्विक साक्ष्य की बात करते हैं तो इसे जनरली तीन कैटेगरी में कालबद्ध तरीके से बांटा जाता है। पूर्व ऐतिहासिक युग का साक्ष्य। पूर्व ऐतिहासिक युग उस युग को कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य हम लोग को उपलब्ध नहीं है। तो एक पूर्व ऐतिहासिक युग का साक्ष्य, दूसरा जो है ऐतिहासिक युग का साक्ष्य। तो ऐतिहासिक युग के साक्ष्य की जब आप बात करेंगे तो उसमें प्राचीन काल भी महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इन सब काल का लिखित साक्ष्य हमको प्राप्त है, ठीक है, जो ऐतिहासिक साक्ष्य है। तो जनरली पुरातात्विक साक्ष्य को हम यहाँ पे बिहार के संदर्भ में दो कैटेगरी में बांट के देख रहे हैं। अब आइए साहित्यिक साक्ष्य को देखते हैं। तो देखिए, किसी भी देश, राष्ट्र या क्षेत्र की साहित्यिक जानकारी जो है उसको बेसिकली आप तीन खंडों में बांट सकते हैं मोटे तौर पे। पहला है एक साहित्य जो बिल्कुल धार्मिक रूप से लिखा गया हो, जिसे धार्मिक साहित्य कहा जाता है। दूसरा जो है वैसे साहित्य जो धर्म से इतर है, इसे धर्मेतर साहित्य कहा जाता है। तीसरा यात्रा वृत्तांत। यदि कोई यात्री किसी देश, राष्ट्र या क्षेत्र की यात्रा करता है तो वो उसकी कहानी लिखता है, वो यात्रा वृत्तांत। कई बार क्या होता है कि यात्रा वृत्तांत जो है वो भी धर्मेतर साहित्य का पार्ट हो जाता है, तो इसको लेके कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग बेसिकली इसको तीन पार्ट में बांट करके इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है नेक्स्ट देखते हैं। तो हम देखे थे आप कि हम लोग ऐतिहासिक सोर्स का अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें उसको हम लोगों ने पुरातात्विक सोर्स का अध्ययन कर रहे थे। उसको हम लोगों ने दो कैटेगरी किया था। कौन कौन सा? एक पूर्व ऐतिहासिक सोर्स और दूसरा ऐतिहासिक सोर्स, ऐतिहासिक स्रोत, ठीक है। तो अभी हम लोग उसी के हिस्से पूर्व ऐतिहासिक सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, पूर्व ऐतिहासिक सोर्स जो बिहार के संदर्भ में पाया जाता है तो बहुत सारे पुरातात्विक स्थल है, जिसमें आप देखेंगे चिरांद है सोनपुर के पास, छपरा में, सारण में है चिरांद, चेचर नामक जगह है वैशाली में, मुंगेर से भी बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं हम लोग को। उसी प्रकार पटना में मनेर के पास से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा सोनपुर के इलाके से भी बहुत सारे साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। ये जो साक्ष्य हैं इसमें मुख्य तौर पे देखिएगा तो मृदभांड आपको मिलेंगे। मृदभांड क्या होता है? ये एक्चुअली मिट्टी के भांड होते थे, मतलब बर्तन होते थे, वो मिले हैं। इसके अलावे पत्थर का बहुत सारा औजार मिला है, ठीक है, पत्थर के बहुत सारे औजार मिले हैं, कुल्हाड़ी मिली है। आगे आइए, ऐसे बहुत सारा और जगह है जिससे हम लोग को पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे ये तो
पूर्व ऐतिहासिक काल का जगह बताया जा रहा है, लेकिन जैसे आगे की हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारे स्थल आपको मिलेंगे। जैसे मुंगेर का आप जो बात किए हैं, यहीं मुंगेर के बगल में लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में एक लाली पहाड़ी है, लाली पहाड़ी है। वहाँ से पहाड़ी पर से काला बेसाल्ट पत्थर, ठीक है, उसकी मूर्ति मिली हुई है, जिस पे अभी रिसर्च का कार्य किया जा रहा है और इसमें अभी काम होना बाकी है। तो ऐसे बहुत सारे और साक्ष्य होंगे जो आप पढ़ते जाएंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन मोटे तौर पे जो है मैं आपको बताना चाहूँगा। आइए देखते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं प्राचीन कालीन। पूर्व ऐतिहासिक आपने देख लिया, प्राचीन कालीन चीज़ों को देखेंगे तो अब इसको थोड़ा सा साम्राज्य के युग के अनुसार आप बांट सकते हैं। जैसे मौर्यकालीन, बहुत सारे अभिलेख और स्तंभ लेख आपको मिलेंगे। मौर्य राजाओं ने बहुत सारा विशाल विशाल अपना महल बनवाया, राजमहल जो पटना में है ये अपने आप में एक अजूबा चीज़ है, समझने वाला चीज़ है। इसके अलावा इसके स्तंभ लेख आपको विभिन्न जगहों से मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं, चंपारण में लौरिया नंदनगढ़, नंदनगढ़ चंपारण में ही रामपुरवा, ठीक है, और चंपारण में ही आपको मिलेगा लौरिया अरेराज। ये अशोककालीन स्तंभ है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। तो बिहार में इन जगहों से ये सारे स्तंभ शिलालेख प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन आहत सिक्के भी बड़ी मात्रा में पाए गए हैं विभिन्न स्थलों से। गुप्तकालीन आहत सिक्के मिले हैं, नोट कर लीजिए। ये उस समय की आर्थिक स्थिति, उस समय का सामाजिक जीवन, उस समय का राजनीतिक पहलू, सारा इन फैक्ट्स के माध्यम से, इन अभिलेखों के माध्यम से विद्वानों ने अध्ययन किया है। इसके अलावे आप देखेंगे तो पाल शासकों ने, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा, पाल शासकों के समय के बहुत सारे आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय मिलेगा। इसके अलावा आपको नालंदा में भी इन लोगों ने कार्य कराया था। अच्छा, नालंदा में गुप्तकालीन जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये भी पुरातात्विक साक्ष्य का एक अनुपम उदाहरण है और ये उस समय की तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था पे प्रकाश डालता है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला है साहित्यिक रचनाएं, ठीक है। तो साहित्यिक रचना जो हमारे यहाँ है, अभी हमने आपको शुरू में बताया था कि साहित्यिक रचनाओं की बात आप करिएगा तो साहित्य दो स्तर पे लिखे जा रहे हैं, एक धार्मिक, दूसरा धर्मेतर, दूसरा धर्मेतर साहित्य, ठीक है। तो देखिए यहाँ धार्मिक साहित्य की अभी हम चर्चा करेंगे। तो बिहार की जानकारी के परिप्रेक्ष्य में धार्मिक साहित्य को देखा जाए तो मुख्य तौर पे इसे 3 कैटेगरी में हम बांटेंगे। एक तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो साहित्य है, दूसरा बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है और तीसरा जैन धर्म से संबंधित साहित्य है। क्लियर है। तो ब्राह्मण धर्म में मुख्य तौर पे आप देखिएगा तो शतपथ ब्राह्मण में बिहार के बारे में चर्चा मिलती है, बिहार के बारे में चर्चा मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। इसके अलावे आप देखेंगे कि पुराणों में भी आपको बिहार के बारे में चर्चा मिलेगा।
अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन चर्चा इस क्षेत्र का रामायण में भी है और चर्चा इस क्षेत्र का महाभारत में भी है। अच्छा, महाभारत में आपको एक बड़ा इम्पोर्टेंट नाम बता दूं, अंग प्रदेश। कर्ण का नाम आपने सुना होगा, जिसको दुर्योधन जो है अंग प्रदेश का राजा बनाता है। तो इसकी चर्चा में महाभारत से मिलती है, जो बिहार का ही एक पार्ट है। ओके। फिर जैसे आप बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे तो उसमें अंगुत्तर निकाय में बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। दीर्घ निकाय में भी जानकारी मिलती है। और विनय पिटक, पिटक कितने प्रकार के थे, ये आपके लिए एक प्रश्न है। पिटक 3 पिटक थे, बाकी 2 का नाम आप बताएंगे। तो विनय पिटक से हमको बिहार के इतिहास को समझने में काफ़ी मदद मिलता है। जैन धर्म की बात की जाए तो जैन साहित्य में भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में भी बिहार के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है। आइए आगे देखते हैं। साहित्यिक सूत्रों में अब यात्रा वृत्तांत, ये धर्मेतर हो गया। साहित्यिक सोर्स जो है उसको 2 कैटेगरी में हमने बांटा था, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। तो धर्मेतर साहित्य में एक खंड है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत एक्चुअली विभिन्न यात्रियों द्वारा अपने यात्रा के क्रम में जो घटनाएं होती हैं उसको लिपिबद्ध किया जाता है और वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो भारत में भी बहुत सारे विदेशी यात्री आए, जिसमें यूनानी थे, चाइनीज थे, यूरोपियंस थे, पुर्तगीज थे। तो इन सभी ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है, जिसके माध्यम से तत्कालीन बिहार की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था पे प्रकाश पड़ता है और उसके माध्यम से हम लोग बिहार के इतिहास को जानने का प्रयत्न करते हैं। तो यात्रा वृत्तांत में मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज की यात्रा वृत्तांत इंडिका है। इसमें तत्कालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। उसी तरह से फाहियान जो है उसके माध्यम से मौर्यकालीन व्यवस्था पे प्रकाश पड़ता है। इसी तरह इतिसिंग ने भी अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। युआन च्युआंग ने भी अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है और इसके माध्यम से हमें बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ ये तो प्राचीन कालीन यात्री हो गया, ये सब प्राचीन काल में बिहार का यात्रा किए। प्राचीन काल में मध्यकाल या ब्रिटिशों के आगमन के समय से देखिएगा तो बहुत सारे यूरोपियन यात्री हैं, तो इसमें कौन कौन है, तो जॉन मार्शल, इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में चर्चा किया है। फिर पीटर मुंडी हैं, मनुची हैं और टावेर्नियर है। इन लोगों ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में बिहार की गाथा को लिखा है। ठीक है। तो हमने तो प्राचीन काल के यात्रियों को देख लिया और यूरोपियंस के आगमन के बाद के यात्रियों को देख लिया, लेकिन मध्यकाल की रचनाओं के बारे में इसमें हमने चर्चा नहीं किया। तो आइए नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए, मध्यकालीन रचनाओं की बात की जाए तो मिन्हास ने तबकाते नासिरी लिखा था। ठीक है। इसमें बिहार के बारे में जिक्र मिलता है। इसके साथ साथ जियाउद्दीन बर्नी, इस याद कर लीजिएगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही लिखी। ये फिरोज शाह तुगलक के ऊपर है, तारीख़ फिरोज शाही। इसमें भी हमको बिहार के बारे में जानकारी मिलती है, ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। फिर अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। ठीक है। अकबरनामा में भी बिहार के बारे में जिक्र मिलता है।
वही बाबर जो है तुजुक्के बाबरी, तुजुक्के बाबरी में बिहार के बारे में चर्चा करता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि तुजुक्के बाबरी को लेकर के बीपीएससी एक प्रश्न पूछ चुका था कि ये किस भाषा में लिखा गया है। तुजुक्के बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो ये तुर्की में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में लिखा गया है। क्लियर है? तो ये साहित्य जो है मध्यकाल के, ये भी बिहार के इतिहास पे प्रकाश डालते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा बिहार की कुछ लोकल रचनाएं हैं, विशेष तौर पे मिथिला क्षेत्र की। ये जो भी रचना आप देख रहे हैं, ये मिथिला क्षेत्र की रचना है, जो या तो संस्कृत में है, किस में है? संस्कृत में है या मैथिली में है, या मैथिली में है। क्लियर है? और ये मैथिली रचनाएं, संस्कृत की रचनाएं जो हैं, वो भी बिहार के इतिहास पे प्रकाश डालती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कीर्तिलता और कृति पताका। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये दोनों रचनाएं विद्यापति की रचना है। ठीक है? उसी तरह वर्ण रत्नाकर जो है वो ज्योतिरीश्वर द्वारा लिखा गया है, और रजनी रत्नाकर जो है वो चंद्रेश्वर द्वारा लिखा गया है। ठीक है? तो इसके माध्यम से भी बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं कुछ और फैक्ट्स। जैसे आप जब आधुनिक काल तक आएंगे या तो देखेंगे कि जब यूरोपियंस कंपनियां भारत आने लगती हैं, तो उनके भी अपने जो रिकॉर्ड्स है, या डिस्ट्रिक्ट गैजेट जो प्रकाशित होता है, या जब देश आज़ादी का आंदोलन चल रहा होता है तो हमारे क्रांतिकारी जो पत्राचार करते हैं, या उस समय बहुत सारी रचनाएं और भी आती हैं जिसके माध्यम से हमको जानकारी मिलती है। तो उनमें मुख्य तौर पे फैक्ट्री के जो रिकॉर्ड होते हैं वो है यूरोपियन फैक्ट्रीज जो आ रही हैं, कंपनियां जो आ रही हैं, उनके रिकॉर्ड है। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट गैजेट जितने हैं उन सभी गैजेटियर में पाया जाता है कुछ कुछ जानकारी। इसके अलावे कई सारी रचनाएं लिखी जाती है आज़ादी के दौरान, जिसमें से एक प्रमुख है नील दर्पण। तो नील दर्पण में भी बिहार के कुछ भाग को जिक्र किया गया है, उसकी जानकारी दी गई है। इसके अलावे कई क्रांतिकारियों के या अधिकारियों की अपने निजी डायरी हैं, उनके पत्र हैं, और अन्य भी सोर्स हैं जिसके माध्यम से हमें बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और बिहार के इतिहास का सोर्स बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो जिससे हम लोग ये जानकारी प्राप्त करते हैं बिहार के इतिहास के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे कैसे पूर्व ऐतिहासिक काल से वर्तमान तक बिहार डेवलप हुआ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।